हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ देवाशीष देव सर, फिजिक्स फैकल्टी मोशन इंस्टीट्यूट कोटा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के फिजिक्स के सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर एंड 4r एंड देयर डेंसिटीज आर रो एंड रो बाई 3 रेस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस GA एंड GB। तो यहाँ पर बोला गया तो दो प्लेनेट है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 4r है, एक की डेंसिटी रो है और एक की डेंसिटी रो बाई 3 है। तो इनके एक्सेलरेशन का रेशो अपन को बताना है। तो अब इनके एक्सेलरेशन का रेशो क्या हो सकता है, रो G इज इक्वल टू है 4π/3 G R रो। यहाँ पर बेसिकली ये रो दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है। बेसिकली फॉर्मूला तो होता है G इज इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बट इस मास को अगर हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो बच्चों हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो 4π/3 एंड कैपिटल G जो है वो तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल g है वो डायरेक्ट, अच्छा स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल g जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, रो इंटू R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आ चुका है। तो GA डिवाइडेड बाई GB इक्वल्स टू, तो अगर अपन रेशो की बात करें तो रो ए RA डिवाइडेड बाई रो B RB, तो रो इंटू R डिवाइडेड बाई रो बाई 3 इंटू 4R। तो ये अपने पास हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इसका रेशो निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अपन को बस फॉर्मूले के रिलेशन पता होने चाहिए और इसको अपन कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों ने आप में से इसको सही भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक कॉइन जो है वो एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर रखा गया है जो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है सेंटर से, और ये ब्लॉक या कॉइन जो है वो जस्ट स्लाइड करने वाला है। अब ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, अब क्या हुआ कि अगर जो टेबल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को आधा कर देते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी को आधा कर देते हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है सेम सिचुएशन के लिए। तो देखो कैसे किया जा सकता है। एक टेबल ले ली, यहाँ कॉइन की जगह मैंने एक ब्लॉक बना दिया ताकि थोड़ी अच्छे से दिखेगा। तो अगर ये न्यू बोल रहा है कि जब ये रोटेट करता है, ये ब्लॉक इसके ऊपर या ये कॉइन इस टेबल के ऊपर स्लाइड नहीं करता, तो ये इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी यानी कि ये भी सर्कुलर मोशन में होगा। तो ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। अब क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब ये फ्रिक्शन क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो m ओमेगा स्क्वायर r मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। अगर m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू से ज़्यादा बढ़ाई तो ये फिसलने की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि एफ आर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एफ आर की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी। जब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपने पास निकल कर आता है कांस्टेंट, यानी कि अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो आर कम होगा, आर बढ़ाओगे तो ओमेगा कम होगा, है ना। तो यहाँ पर ओमेगा 1 स्क्वायर आर 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर आर 2। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, ये हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो R2 की जो वैल्यू आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर निकल कर आए। इट मीन्स अगर आपने वैल्यू देखो ओमेगा की वैल्यू कम कर दी है तो R की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि ज़्यादा दूरी पर इसको रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अलग अलग 3 कंटेनर या वेसल दिए हुए हैं, सब में टेम्परेचर प्रेशर सेम दिया हुआ है, और एक में नियॉन, एक में यहाँ पर क्लोरीन और एक में यूरेनियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एवरेज जो आरएमएस वेलोसिटी किसकी ज़्यादा हो सकती है। तो देखो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गामा आर टी बाई एम। तो प्रेशर और वॉल्यूम जब सेम रखोगे आप तो यहाँ पर आर टी बाई एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा पूरी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखने पर पूरी सिचुएशन के लिए ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर
बेसिकली हम गामा पर रिलाई करेंगे, तो VRMS जो वेलोसिटी है बेसिकली वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अंडर रूट गामा के। अब गामा जो होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, जो कि हर गैस के लिए अलग अलग होगा, मोनो के लिए अलग, डाई के लिए अलग, ट्राई के लिए अलग। और गामा जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 1+2/f। एफ की वैल्यू गामा जो मोनो एटॉमिक है उसके लिए 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होगी, और ट्राई एटॉमिक या आगे जो होगी उसके 5 से ज़्यादा होने वाली है। तो गामा जिसका ज़्यादा होगा, जिसके लिए एफ ज़्यादा होगा उसके लिए गामा कम होगा, और जिसके लिए एफ कम होगा उसके लिए गामा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा गामा किसके लिए होगा बच्चों, ज़्यादा होगा मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, ज़्यादा। क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा मोनो एटॉमिक के लिए, फिर डायटोमिक के लिए, और उसके बाद पॉली एटॉमिक के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन जो था वो हमारा KTG से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है A और B, इनिशियली दोनों के नंबर बराबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि A की जो हाफ लाइफ है वो B की एवरेज लाइफ के बराबर है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाउंट आधा हो जाए, और एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाउंट 67% खत्म हो जाए। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लैम्डा A और लैम्डा B के बीच में रिलेशन पूछा गया, तो आओ चेक करते हैं। तो इनिशियली इन्होंने बोला है कि दोनों का नंबर बराबर हैं, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, t=0 पर n0 दोनों का ले लिया। कैपिटल T से अपन हाफ लाइफ को डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर टाउ से अपन एवरेज लाइफ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक समय पर एवरेज लाइफ जो है B की वो A की हाफ लाइफ के बराबर है। तो A की हाफ लाइफ जो ये है और ये इस तरीके से, तो अगर अपन बात करें तो ln2 जो यहाँ पर है डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहाँ पर इसको TA जो होगा हमारे पास हाफ लाइफ, इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा A। और जो ये वाली वैल्यू है एवरेज लाइफ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका 4th नंबर के ऑप्शन के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4th नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है एक कर्व जो कि इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। आपको एक ऐसी सर्किट दिया हुआ है, उस ऐसी सर्किट के लिए यहाँ पर बताना है कि XC किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और XL जो है वो कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या R किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि A और B जो ग्राफ है वो XL के हैं कि XC के हैं कि R के हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ अगर अपन चेक करें तो देखो बच्चों, XL जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल, तो 2 ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई f इंटू एल, f यानी फ्रिक्वेंसी। XC को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा c, तो 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो XC यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया f, और XL क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो XL B वाला पार्ट हो गया और XC A वाला पार्ट हो गया। रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए वो बच्चों कौन सा हो जाना चाहिए, 4th नंबर का अपना आंसर हो जाना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगर आपको पता है XC क्या है, XL क्या है, R क्या है, तो अपन बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, ट्रांसमिटिंग एंटीना इज कीप्ड ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ, मिनिमम हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना अपन को बतानी है, और लाइन ऑफ साइट दी हुई है 4 किलोमीटर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक एंटीना जो अर्थ पर रखा हुआ है सरफेस पर, और दूसरा एंटीना की हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, ताकि रिसीविंग एंटीना और जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है लाइन ऑफ साइट के थ्रू वो डायरेक्ट सिग्नल को रिसीव करे, और लाइन ऑफ साइट वाली जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर होनी चाहिए। तो देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है। तो लाइन ऑफ साइट ये वैल्यू आपको दी हुई है D, ठीक है, ये D की वैल्यू आपको 4 किलोमीटर दी हुई है, और ये H दी हुई है। तो बच्चों D और H के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर अपन D की वैल्यू H की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास H की जो वैल्यू आती है वो 5/4 निकल कर आती है। R हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर जब अपन इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, X की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है,
तो कितना हो गया 125। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों 125 मीटर, यानी कि 125 मीटर का तो एंटीना होगा। लगा दिया तो 4 किलोमीटर तक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से ये निकलकर लाइन ऑफ साइट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला इसका भी है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत लॉजिक गेट से रिलेटेड दिया हुआ है। लॉजिक गेट से तो देखते हैं इसको कौन सा लॉजिक गेट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए अगर मान लेते हैं तो ये क्या हो गया ए बार, क्योंकि ये वाला जो है वो नोर है वैसे तो, बट नोर के अगर दोनों इनपुट को मर्ज कर दें तो वो नोट की तरह काम करेगा। तो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। अगेन इसको अगर इसमें मर्ज कर दें तो यहाँ पर ये ए बार प्लस बी बार और ये ऐसे आएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ए बार प्लस बी बार को कंबाइंड लिखेंगे तो ए डॉट बी का बार और ऊपर से तो बार से बार कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी ये ना आ गया। इसको ट्रुथ टेबल से भी समझा जा सकता है, तो ये एंड गेट है। ट्रुथ टेबल से जब आप देखोगे तो कैसे देख सकते हो, ए बी, ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार और ए बार प्लस बी बार का बार। तो देखना बच्चों 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 1 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो अब इसको जोड़ दो तो ये होगा 1 1 1 0। अब आप इसका उल्टा ले लो तो 0 0 0 1। तो अब देखो, अब इसको चेक करो और सिर्फ इसको चेक करो, तो 0 0 पर 0 आ रहा है, 0 1 पर 0 आ रहा है, 1 0 पर 0 आ रहा है और 1 1 पर 1 आ रहा है। इट मीन्स ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। वो कौन सा केस है, एंड गेट वाला केस है। इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है, एंड गेट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से जिससे भी आपको सही लगता है उससे अपन इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड एनर्जी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो निकालने के लिए बोला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो ई है बच्चों, यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, ई नोट, ये ई नोट है ना, पीक वैल्यू। तो एनर्जी डेंसिटी ये होती है, तो ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ तक कैलकुलेट करी। ये जो आगे वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है आपको एनर्जी की। तो एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको हमने ये यहाँ से ले लिया है। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आता है। तो करना कुछ नहीं है, हमें एनर्जी लिखने के लिए बेसिकली 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये वाला, जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये बच्चों हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले, हाँ थर्ड ऑप्शन में ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये गलती से हो गया होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसका दी। क्लियर है बच्चों। क्या है, दो आइडेंटिकल हीटर्स है, हीटर फिलामेंट है। हीटर फिलामेंट बोलने का मतलब रजिस्टर ही है। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, फिर सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। अगर दोनों को सेम वोल्टेज पे लगाया हुआ है सेम टाइम के लिए, तो कितनी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो अपन को देखना है। तो बढ़ते हैं, तो देखो दो पैरेलल में हमने लगा दिए हैं, और तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। तो क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए सेम है तो हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे V² डिवाइडेड बाई R इंटू टी वाला। तो V² यहाँ लिया, R कितना हो गया, R/2 टी, तो यहाँ पर 2V² डिवाइडेड बाई R हमारे पास हीट 1 हो गई। हीट 2 की अगर अपन बात करेंगे तो हीट 2 कितना हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाई 2R। तो यहाँ पर सीरीज में जोड़ दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। तो हीट जो यहाँ पर जनरेट हो रही है वो हो रही है V² डिवाइडेड बाई 2RT। इन दोनों का रेशो अपन को चेक करना है। रेशो चेक करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 4:1 आंसर अपने पास निकल कर आ जाएगा। 4:2 आंसर निकल कर आया तो सेकेंड ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A parallel plate capacitor of capacitance 2 farad is charged to potential V
and the energy stored in the capacitor is even. The capacitor is now connected to another charge, identical capacitor is parallel combination, the energy stored in the कॉम्बिनेशन इज टू। ये बोल रहा है कि एक कैपेसिटर जो है इनिशियली V वोल्ट से जोड़ा गया है, V वोल्ट से जोड़ा गया, उसके पास कितनी एनर्जी आ गई है, E1 एनर्जी। अब उस कैपेसिटर को हटाया और दूसरे आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है वो क्या है, E2 है। तो हमें बताना है कि फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होने वाली है। तो देखो बच्चों क्या बोला गया है, एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से, कैपेसिटर जो है वो C दिया हुआ है, ठीक है। तो E1 जो होगा यहाँ पर, ये E1 कितना होने वाला है, 1/2 CV², ये प्लस और ये माइनस। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, यहाँ इस कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं, ये भी C है, ये भी C है, बट इस पे पोटेंशियल अभी कितना है V, और इस पे पोटेंशियल कितना है 0। अब थोड़ी देर के बाद ये ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि इसके पास भी चार्ज आएगा और इसके पास भी चार्ज आ गया, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। मान लेते हैं कि दोनों पर VC कैपेसिटेंस VC चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो दोनों कैपेसिटेंस का अगर पोटेंशियल बराबर हो गया है और कैपेसिटेंस सेम है, तो अब यहाँ कॉमन पोटेंशियल VC आ गया मान लेते हैं। तो VC को कैसे लिखा जा सकता है, VC इक्वल्स टू लिखा जा सकता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो VC जो हो गया वो कितना हो गया C1, तो CV प्लस 0। देखो बच्चों पहले यहाँ C था और V वोल्ट था, अब लास्ट में 2C, तो ये कितना आ गया वोल्टेज V/2। तो E2 की बात करें, कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो क्या लिखा जा सकता है 1/2C V/2 का स्क्वायर प्लस 1/2C V/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया C V/2 का स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी होगी CV²/4। तो हमें पूछा गया था E2 डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो E2 हमारे पास आ गया CV² डिवाइडेड बाई 4 इंटू CV² डिवाइडेड बाई 2। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर आएगा बच्चों वो कितना निकल कर आएगा, 1:2 हमारे पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा है, E2 डिवाइडेड बाई E1, तो E2 डिवाइडेड बाई E1, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड to keep in position the number of bullets fired per second by the machine gun is। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि एक मशीन गन है, एक एवरेज फोर्स जो है एक मशीन गन से बुलेट फायर की जा रही है, और उस बुलेट फायर की वजह से जैसे फायर होती है बुलेट तो गन पीछे की तरफ आती है, तो उस गन को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर कितनी की पोजीशन में रखने के लिए कितनी वहाँ पर गन जो बुलेट्स जो है वो फायर करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्योंकि मास वेलोसिटी तो वही है हर बुलेट की वेलोसिटी, बट क्योंकि मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स जनरेट हो रहा होगा। तो ये वेरिएबल मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको। तो हमारे पास जो फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 125 न्यूटन, और फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, dP/dt। अब P को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है m/v। तो टोटल मास जो हो गया वो n बुलेट्स मान लेते हैं कि टोटल कितनी बुलेट्स है, n बुलेट्स है, एक बुलेट का मास है m, तो nmv। जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो हमने यहाँ mv बाहर ले लिया, एक बुलेट का मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लगातार क्या बदल रही है, नंबर ऑफ, तो अंदर ये क्या बचा dN/dt। dN/dt का मतलब हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड्स, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो यहाँ पर दी हुई है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, m की वैल्यू भी दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो चेक करें तो यहाँ पर मास जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम यहाँ पर मास दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राम है बच्चों। तो ये यहाँ पर 10 ग्राम दिया हुआ, तो इसको अपन ने 1000 में डिवाइड कर दिया, तो ये
क्योंकि किलोग्राम में लिखना होता है। उसके बाद ये वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड है। dn/dt हमें निकालना है। जब अपन उसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जो फायर की जा रही है वो कितने निकल कर आती, 50 निकल कर आती, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम था जिसमें मास वेरी करता रहता है, तो हमसे नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड आपको पूछी गई है, वही हमें यहाँ पर इसमें चेक करके बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक एसएचएम है, एसएचएम की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, जो कि यहाँ पर पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच में हमें ग्राफ बताना है कि क्या ग्राफ यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस, टोटल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 KA²। ये यहाँ पर A स्क्वायर है बच्चों, 1/2 KA² माइनस 1/2 KX²। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ करें तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं। जब इस पूरे पार्ट को अपन कांस्टेंट मान लेंगे तो ग्राफ जो हमें बनाना है वो इसके और एक्स के बीच में बनाना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये कांस्टेंट अगर हो गया तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में जो ग्राफ है वो एक यहाँ पर इक्वेशन जो बन रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यानी कि किस टाइप का ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ये पैराबोला ग्राफ हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस हिसाब से जो आंसर हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 4th नंबर का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ यहाँ पर हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि फ्रॉम वी टी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ द मोशन। तो हमें बताना है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताना है। तो जब भी वी और टी का ग्राफ दिया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जितना भी एरिया है विद साइन अपन उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इतना ऊपर वाला एरिया है और जो नीचे वाला एरिया है तो ये सारा प्लस वाला एरिया है और ये वाला कैसा है, माइनस वाला। तो प्लस वाले एरिया के साथ माइनस वाला एरिया सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बट जो नेगेटिव एरिया है उसको विद मोड, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड, सबके मैग्नीट्यूड के साथ अगर जोड़ दे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, जो कि हमने किया भी है। तो देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ ग्राफ विद साइन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ जितने भी ग्राफ हैं उन सब का एरिया अगर अपन निकालें तो पहले वाले के लिए अगर अपन यहाँ चेक करते हैं तो ये वाला जो ग्राफ का एरिया, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के लिए कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 50 डिवाइडेड बाई 2 तो 25 ये हो जाएगा। इसके लिए अगर अपन देखेंगे तो 10 × 5 यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ कैलकुलेट करी हुई है। तो लास्ट में आप देखोगे कि जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो नीचे वाले एरिया की वैल्यू आ रही है। तो इसको जब पूरा हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, 150 ये वैल्यू निकल कर हमारे पास यहाँ पर आती है। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें जो ये लास्ट में जो यहाँ पर दी हुई है वैल्यू, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पर सिर्फ इसको पॉजिटिव लिया था, अब हमें इसको भी पॉजिटिव लेकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है, यहाँ +50 भी है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस निकल कर आती है कितनी आ जाती है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास 250 निकल कर आती है। तो 250 डिस्टेंस हो जाएगी तो 250 डिवाइडेड बाई 150 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो 5/3, जो कि ऑप्शन में 3rd वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड था। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ टेम्परेचर स्केल x द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65 डिग्री x and the freezing point is -15 degree x. Assume that the x scale is linear, the equivalent temperature corresponding to -95 डिग्री x. तो हमें क्या बताना है कि -95 डिग्री
x जो टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा। ये यूँ बोलना चाह रहा है कि दो टेम्परेचर स्केल है, एक x वाला है और एक फ़ारेनहाइट वाला है। तो x वाले में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको तो क्या बोला जा रहा है 65 डिग्री, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या बोला जा रहा है -15 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उस स्केल में जब -95 डिग्री को मेजर किया जाएगा तो वो फ़ारेनहाइट में कितनी रीडिंग बताएगा। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों स्केल को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर xt का मतलब x वाले में जो टेम्परेचर है रैंडम वो -xl मतलब लोएस्ट पॉइंट जो हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया हुआ है वो, डिवाइडेड बाय xh मतलब हाईएस्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट -xl। सिमिलर केस अपन यहाँ पर किसके लिए ले लेंगे, फ़ारेनहाइट वाले के लिए। तो xt की जगह -95 हो गया, xl की जगह -15 हो गया, xh की जगह 65 और xl की जगह ये लिखी लिया। TF की वैल्यू हमें निकालनी मतलब -95 डिग्री x के कंपैरेटिवली के करस्पॉन्डिंगली हमें कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिलेगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको 32 बोलते हैं सॉरी, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। जब हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है यानी कि -95 डिग्री x को फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनेगा -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कौन सा ऑप्शन हमारा होने वाला, सेकंड नंबर का जो हमारा ऑप्शन था वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्री स्पेस इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ ससेप्टेबिलिटी 2 × 10⁻²। the percentage increase in the value of magnetic field inside the toroid will be। तो देखो कैसे किया जा सकता है। जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी दी हुई है वो ये दी हुई है, ससेप्टेबिलिटी 2 × 10⁻² है। तो ससेप्टेबिलिटी से म्यू आर को क्या लिखा जा सकता है 1 + x, है ना। तो 1 प्लस तो ये हमारे पास म्यू आर हो गया। तो बी नोट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, जो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर सॉरी ये अलग से लिखा हुआ है एयर की वजह से, जो यहाँ पर दिया हुआ विदाउट मैग्नेटिक मटेरियल जो है, और बी नोट जो दिया हुआ है वो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ दिया हुआ है। तो बी एम जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा म्यू आर बी नोट। तो परसेंटेज चेंज जो होने वाला है वो कैसे लिखा हमने, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फाइनल जो होगा वो म्यू आर बी नोट होगा, तो माइनस बी नोट डिवाइडेड बाय बी नोट। तो यहाँ पर म्यू आर को क्या लिख सकते हैं x + 1 - 1। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये x × 100 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होने वाला है 2% होने वाला है। यानी कि अगर इस मटेरियल को मैंने रख दिया तो कितना परसेंट चेंज आएगा, 2% का चेंज यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका आंसर जो कि ऑप्शन 3 के साथ मैच कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्रिटिकल एंगल फॉर डेंसर रेयर इंटरफेस 45 डिग्री दिया हुआ है। डेंसर रियर इंटरफेस के जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो रेयर मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिए हुए। रेयर मीडियम में ये दी, इसका मतलब वो रेयर मीडियम कौन सा है, एयर है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में अपन को स्पीड लाइट की बतानी है। तो कैसे किया जा सकता है देखते हैं। हमें बताया कि जो क्रिटिकल एंगल साइन आईसी है उसको क्या लिखा जा सकता है म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी। तो आईसी की वैल्यू अपन को 45 पता है, तो म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी की वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाती है यहाँ पर 1/√2। यहाँ पर ये क्या निकल कर आ जाएगी 1/√2 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। तो डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी जो होगा वो क्या हो सकता है 1/√2 हो सकता है। Vd की वैल्यू डेंसर मीडियम में वेलोसिटी अपन को निकालनी है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी दी है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या निकल कर आने वाला है 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आने वाला है, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन जो था वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था, जिसमें अपन को स्नेल लॉ का यूज़ करके क्या निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी। तो आई होप बच्चों आपको पता लगा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया, और मेरे को लगता है आप लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा सही से।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस है, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, यहाँ अपन अर्थ पे नहीं माप सकते हैं क्योंकि ये प्लैनेट्स के बीच में और प्लैनेट्स और सन के बीच के डिस्टेंसेस को बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तो लाइट ईयर जो होती है, अब लाइट ईयर बेसिकली होता क्या है, और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, पारसेक उससे बड़ी और लाइट ईयर उससे भी बड़ी। तो देखते हैं सच्चाई क्या है इन स्टेटमेंट्स की। तो एवरेज जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस ये होती है, बट लाइट ईयर का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लगभग ये डिस्टेंस यहाँ पर होती है। पारसेक का मतलब क्या होता है, 3.262 लाइट ईयर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो मतलब होता है वो कितनी वैल्यू आती है, 1.5 × 10⁻⁵ लाइट ईयर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लाइट ईयर के कंपैरेटिवली अगर अपन देखें तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ी क्या होगी, लाइट ईयर। और पारसेक क्या होगी, लाइट ईयर से भी बड़ी हो जाएगी। बट ये हमारा सेकंड रेशो होना, मतलब ये जो ऑर्डर है ये होना चाहिए। जबकि हमें ऑर्डर में क्या दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो ठीक है छोटी दी हुई है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी पारसेक दी हुई है। जबकि पारसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ी होती है और इसमें लाइट ईयर को सबसे बड़ा बताया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपन ना यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, आपको थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से लिया गया है। आसान क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ी सी जानकारी है तो आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 25%. This increase is achieved only by changing the number of turn of the coil and the area of cross section of the wire while keeping the resistance of the galvanometer coil constant. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है उसको अपन ने 25% बढ़ा दिया है। और वो कैसे बढ़ा है, नंबर ऑफ कोयल टर्न्स जो है उनको चेंज कर दे करके, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का वो हमने बढ़ा दिया है, चेंज कर दिया है, बट रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है। तो परसेंटेज चेंज वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, चेक करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी गैल्वेनोमीटर दिया होता है तो उस गैल्वेनोमीटर में जो कोयल घूमती है तो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क होता है, और उस मैग्नेटिक टॉर्क को उस कोयल के ऊपर जो स्प्रिंग लगी होती है, स्पाइरल स्प्रिंग जो लगी होती है, वो उसको बैलेंस कर रही होती है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक वाला टॉर्क। और जो इधर लिखा हुआ है ये हो गया तुम्हारे पास स्प्रिंग का टॉर्क। तो स्प्रिंग का टॉर्क उतना ही होता है जितना टर्न आएगा, जैसे स्प्रिंग में होता है ना K/X, वैसे ही स्पाइरल स्प्रिंग में जो टॉर्क होगा वो K/θ होगा। तो यहाँ पर ये थीटा वही है, ये इस तरह का थीटा, ये यहाँ पर जितना डेविएशन आएगा ये थीटा यहाँ पर उतना ही यहाँ पर बनता जाएगा। तो एंगल ऑफ यहाँ पर थीटा डिवाइडेड बाय आई का मतलब हो गया करंट सेंसिटिविटी, यानी कि पर यूनिट करंट से कितने डिवीज़न का डिफ्लेक्शन आ पाएगा। जितना डिवीज़न का डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा छोटे करंट से, उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी मानी जाती है। तो इसके हिसाब से m जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला होता है IA/N। आई करंट होता है, A कोयल जो रहती है उसका एरिया होता है, N जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है। अब अगर इन्होंने बोला है कि करंट सेंसिटिविटी को 25% से बढ़ा दो, यानी कि फाइनली कितनी होने वाली है, 1.25 करंट सेंसिटिविटी होने वाली है। यहाँ पर ये 1 है और ये यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यानी कि जो फाइनल करंट सेंसिटिविटी है वो 1.25 टाइम्स होने वाली है पहले वाले की। थोड़ा सॉल्व करते हैं इनको, जब वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़े, इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है उसको तो कांस्टेंट रखना है। तो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, थीटा डिवाइडेड बाई वी को क्या लिखा जा सकता है, I/R। अब यहाँ पर आप बात करें तो θ/I को तो क्या बोल सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई R। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला गया है कि R जो है वो कांस्टेंट रखना है, R को कांस्टेंट रखना है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई, करंट के।
जितनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी उतनी ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर वो करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 25% बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर अगर अपन इतना न जाके सिर्फ इसको भी चेक कर लेना तो भी हमारा काम बहुत आसानी से बनने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, the stopping potential becomes V नॉट by 4, the threshold wavelength of the mesh। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक मेटेलिक सरफेस है, उस पर लैम्डा की कोई लाइट डाली लैम्डा वेवलेंथ की, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है, V नॉट यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या बोला है, सेम सरफेस को अगर अपन 2 लैम्डा की वेवलेंथ वाली लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं तो वहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, V नॉट बाई 4 आता है। तो हमें बताना है कि जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ का मतलब जिससे अगर तुमने ज़्यादा वेवलेंथ कर दी, जिससे ज़्यादा वेवलेंथ कर दी तो वहाँ पर क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होगा। तो वो हमें चेक कर लेनी है कि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन होती है कि जो फोटोन अपन ने डाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है यानी कि वर्क फंक्शन होती है उसमें चली जाएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो अब यहाँ पर सेकंड हमने जब एनर्जी जो वेवलेंथ थी अगर 2 लैम्डा वाली डाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा, और पोटेंशियल जो हो गया था वो V नॉट बाई 4 हो गया था, तो हमने लिखा V नॉट बाई 4 फाई। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से निकल कर आता है। अब ये हमारे पास हुआ क्या कि पहली इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, तो सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया और -1 कर दिया है है ना ये। तो यहाँ पर -1 किया है तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। फिर हमारे पास बचा यहाँ पर 2 यहाँ पर तो इसको जब अपन पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास हमें जो पता लगता है वो क्या पता लगता है कि भाई hc डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, 3h नोट के फाई नोट के बराबर है। फाई नोट का मतलब क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी एक तरह की एनर्जी ही होती है जो मिनिमम जो मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आती है। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट यहाँ पर हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को बोला है। जब इसको पूरा कंपेयर करेंगे तो लैम्डा नोट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 लैम्डा। इट मीन्स अगर आपने 3 लैम्डा से ज़्यादा की वेवलेंथ को यूज़ किया तो यहाँ पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। आप 3 लैम्डा से कम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 3 लैम्डा भी यूज़ कर सकते हो, बट 3.001 भी यूज़ नहीं कर सकते। ये किया तो भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों। तो उस हिसाब से हमारे पास जो आंसर होने वाला है वो 3rd नंबर का आंसर हमारे पास होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, है ना। बॉईल किया जाता है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब से 1.67 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। जो पानी का वॉल्यूम है, भाई ऑब्वियस ही बात है, जब पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टीम तो फैल जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है तो, और कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पर जब काम होता है तो हीट जब दी जा रही है तो कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में भी गई होगी, कुछ हीट इंटरनल एनर्जी के रूप में भी गई होगी और कुछ हीट ने वर्क भी करवाया होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो आइए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करवाया हमने, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो V2 - V1 किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जो एनर्जी हमने यानी कि हीट हमने प्रोवाइड करवाई थी और वो किस में गई होगी, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जब हम करते हैं m × LV से, तो
LV की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है, और ये बाकी मैंने वर्क डन, तो वर्क डन को हमने कैसे लिखा है, वर्क डन को लिखा है P डेल्टा V से, P डेल्टा V। P आपके पास यहाँ पर ये प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ये दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, तो मास आपको 1 kg दिया हुआ है, और जो इसमें LV आपको बताया गया है वो हमें क्या यूज़ करना है, ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। जब अपन ये वैल्यू यूज़ करके इसको पूरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि मास तो 1 किलोग्राम है, तो हमारे पास अप्रॉक्स जो आंसर आता है इंटरनल एनर्जी का वो कितना आता है, 2090 किलो जूल का अप्रॉक्स आंसर निकल कर आता है। तो बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हीट 1 का भी पार्ट कुछ इंक्लूड किया हुआ था। तो आई होप ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना जो दिया हुआ है वो है, अब सेक्शन बी के क्वेश्चन सब यहाँ पर चालू हो रहे हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन में हमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें हमें पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लिखनी होती है। तो देखते हैं क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज 20 सेंटीमीटर। द लेंस इज नाउ इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एयर टू इट्स पावर इन द लिक्विड विल बी x:1, द वैल्यू ऑफ x। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक लेंस है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों बराबर है, जो कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, उससे तो कुछ पावर होगी। अब उस लेंस को एक मीडियम में डिप कर दिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 बाहर वाले का, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज आए होंगे उस लेंस की फोकल लेंथ में, तो पावर भी चेंज हुई होगी। तो उन पावर का जो रेशो है वो यहाँ पर इन्होंने बोला है x:1 है, तो वो x की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। तो जो फोकस लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस म्यू एल, मतलब लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम का मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1, 1/r माइनस 1/r। तो ये तो अपन आप चाहे कहीं पे भी ले जाओ लेंस को, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई आर। 1/f जो होगा वो पावर की तरह काम करेगा, तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई आर। जब एयर में रखा हुआ था तो मीडियम एयर का काम करेगा, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास पहले वाले की पावर निकल कर आती है 1.6 आर। नाउ हमने इस लेंस को किस में डिप कर दिया, एक ऐसे लिक्विड में जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो यहाँ मीडियम की जगह जहाँ पहले मैंने 1 रखा था, अब क्या रख दिया, 1.5। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू निकल कर आ रही है। अब दोनों का ये रेशो निकालना है एयर और लिक्विड में, तो ये जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, 4:1 ये निकल कर आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि x:1 इसका रेशो होना चाहिए, तो 4:1 जब आप देखोगे तो x की वैल्यू बच्चों क्या निकल कर आएगी, 4 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, 4 निकल कर आएगी। तो थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, जियो ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेंस से रिलेटेड ये पार्ट दिया होता। आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग normally a square metallic plate of area 4 meter square is changing with time as shown figure. In figure, the magnitude of induced EMF in the plate during t is equals to 2 second to t is equals to 4 second. ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक ये ग्राफ दिया हुआ है, एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, उस स्क्वायर प्लेट्स के परपेंडिकुलरली नॉर्मली एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो इंड्यूस ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो d∅dt होता है। फाई क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो B इंटू ए, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ए एरिया होगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो dB/dt। अब क्योंकि ग्राफ से अपन बता सकते हैं dB/dt इस ग्राफ का स्लोप होगा, जो कि आपको ये दिया हुआ है। तो इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर
2 सेकंड से 4, वैसे तो स्ट्रेट लाइन है तो सब जगह सेम ही होगा, बट अपन 2 से 4 के बीच में लें तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, इसका जो स्लोप होने वाला है वो 2 निकल कर आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्लोप इसका लिया है, सोल्व करते हैं तो हमारे पास EMF कितना निकल कर आ जाएगा, 8 वोल्ट इसका EMF निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसका जो आंसर है वो आपको समझ में आया होगा। इंटीजर आंसर इसका कितना होने वाला है बच्चों, 8 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिन भी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है तो उसको बात करते हैं उसकी। लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L1 and L2 व्हेन 100 and 120 न्यूटन टेंशन आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली इफ 10 L2 and 11 L1 द नेचुरल लेंथ आपको दी हुई है, नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर विल बी 1/x L1। देखो क्या दिया हुआ है, एक वायर है, उस वायर पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, L1 होगी। जब हमने उस पर 120 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी, L2 होगी। उसकी इनिशियल लेंथ L0 कुछ रही होगी जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो आपको एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि भाई जो 10 L2 है वो किसके बराबर है, 11 L1 के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो फाइनल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, कोई भी वायर जो होता है ना, उस वायर की एक्सपेंड अगर यहाँ एक्सपेंड हो रहा है तो उसको अपन एक किसकी तरह लेके चलेंगे, यंग मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पर आप बात करो तो जो यहाँ पर F = kx से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो k क्या होगा, YAL इंटू x, YAL इंटू x। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखें कि ये तो कांस्टेंट है पूरे वायर के लिए क्योंकि वो तो एक ही जैसा है। तो x क्या होता है, चेंज इन द लेंथ। तो फाइनल जब 100 न्यूटन फोर्स था तो फाइनल लेंथ थी L1, तो x क्या होगा, L1 - L0। और जब 120 न्यूटन फोर्स लगाया गया है तो फाइनल लेंथ है L2, तो फोर्स क्या होगा, x क्या होगा, L2 - L0। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं आगे। तो ये चीज़ अपन को यहाँ दी हुई है। तो 100 न्यूटन के लिए जब अपन लिखेंगे तो k L1 - L0 यहाँ लिखा, 120 के लिए हमने ये लिखा है। और इसमें L1 की जगह हम यहाँ L2 जो L0 जो यहाँ पर दिया हुआ है ये L2 है, तो L2 की जगह हम जब वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आती है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर जब बनाते हैं अपन तो हमारे पास L0 कितना आता है, L1/2। L1/2 यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये बोला था कि जो नेचुरल लेंथ है वो किस फॉर्म में लानी है आपको, L1/x की फॉर्म में आनी है। तो हमारी कितनी आई है, L1/2। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होने वाली बच्चों, 2 होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। वो दिया हुआ है कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली इमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स। The frequency of incident light is x × 10⁻15 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है यानी कि सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है एक हाइड्रोजन एटम के सैंपल पर डाली गई है जो ग्राउंड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पर है। अब ये एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को और किसी हायर स्टेट में चला जाता है। जब हायर स्टेट में चला जाता है तो ग्राउंड पर भी वापस आएगा। तो वहाँ से जब वापस आ रहा है तो अलग अलग ट्रांजिशन करके आ सकता है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ से जो लाइट्स, जो रेडिएशन वेवलेंथ निकलती है वो कितनी निकलती है, 6 टाइप की निकलती है। 6 टाइप की निकलती है। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई टोटल वो फाइनली जब ग्राउंड से हाईएस्ट स्टेट पे गया तो कौन सी जगह गया होगा। तो वहाँ से जब ये नीचे आया होगा तो वो अपन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। तो देखो कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाली से जब आएगा तो सेकंड वाली से जब फर्स्ट वाली फोर्थ में गया तो फर्स्ट वाली में जब आया तो यहाँ पर अपन ऐसे बनाते हुए चलते तो थर्ड में, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में इस तरीके से। तो इसका मतलब ये n = 4 में गया होगा। कैसे गया होगा, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि भाई जिसमें भी गया होगा यहाँ पर उस में कहीं ना कहीं से तो हायर स्टेट से आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है और वो कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में। तो हमें नहीं पता कौन सी हायर स्टेट में गया होगा, तो हमने मान लिया कि वो फोर्थ हायर स्टेट में गया होगा। तो फोर्थ हायर स्टेट में जब गया है, वैसे तो इसका फॉर्मूला है, आप इससे चेक कर सकते हो, n - 1 / 2
है ना, इक्वल्स टू 6। इस हिसाब से अगर अपन चेक करेंगे तो अपने पास वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट इतना करने की जगह हमें सिंपली क्या देख लेना है, चेक करके देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा में तो जाएगा नहीं। तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पर ये फोर्थ में गया है, तो फोर्थ से फर्स्ट तक कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, तो अपन ने देखा यहाँ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये फोर्थ में गया होगा, तो हमने जो बनाया वो सही बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर जब फोर्थ में गया है तो इसका मतलब फाइनल स्टेज कौन सी है, ये वाली, और ये फर्स्ट वाली। तो जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी तो वो किसी फोटोन से करी होगी, तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, उस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर उस फोटोन की एनर्जी है जो कि उस हाइड्रोजन एटम पर गिरा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में गया है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, 13.6 फर्स्ट, यहाँ पर ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, तो इसको डेल्टा ई इक्वल्स टू हमने जो बोला है क्या हो जाएगा 13.6 1 डिवाइडेड बाई n1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आएगी वो आएगी 12.7। अब इस 12.7 को फोटोन की एनर्जी के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर करना है, तो 12.7 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं h इंटू एफ। एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर सॉरी एच की वैल्यू हमें दी हुई है, एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर h की वैल्यू आपको गिवन है, इसको जब आप पुट करोगे तो हमारे पास जो फाइनली f की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़, और हमें किसकी फॉर्म में दी हुई है, x × 10⁻15 हर्ट्ज़ की फॉर्म में दी हुई है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है बच्चों, आई होप ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। मॉडर्न फिजिक्स को यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फोर्स से 2 + 3x i कैप एक पार्टिकल पे लग रहा है और यहाँ पर वर्क डन निकालना है x = 0 से 4 तक। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन 0 से लेकर 4 तक, f dx इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें 0 से लेकर 4 तक की लिमिट लगाओगे, आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा और आपको इसमें पॉजिटिव मार्क्स भी मिले होंगे। अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि एज शोन इन द फिगर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 इक्वल चार्जेस Q0 = 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, मास of each point is 20 gram. Assume that there is no friction between charge and plane for the system of the two particles, two point charges to be in equilibrium, है ना। अब देखो यहाँ h जो है वो इतनी हाइट पे, तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर एक Q0 रखा हुआ है और यहाँ से कुछ h हाइट पर एक और चार्ज रख दिया है। अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो होगा क्या, ये इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम पर रहने के लिए कितना फोर्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए, तो कितनी हाइट पर रखें कि इसका इक्विलिब्रियम बना रहे। तो देखो कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो QE इधर लग रहा है और एक mg sin थीटा इधर लग रहा है और mg cos थीटा। तो ये mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, Fe बैलेंस कर रहा होगा। तो Fe = क्या हो गया, mg sin थीटा। Fe को क्या लिखा जा सकता है, Q0 डिवाइडेड बाई r²। r यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन ने मान रखी है। अब इस r को क्या लिखा जा सकता है, ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल है तो उसके अकॉर्डिंग h/sin 30 डिग्री अपन लिख सकते हैं। इसको जब अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास h², ये कुछ कैलकुलेशन आ जाती है, तो h² कितना आता है 9 × 10⁻², यानी कि 0.3 मीटर। 0.3 मीटर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 300 × 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आनी है वाली है बच्चों, 300 निकल कर आने वाली है। तो ये इंक्लाइन प्लेन और चार्ज यानी कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया से करके दिया हुआ था। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा अच्छे से, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास
500 gram and radius 5 centimeter is rotating about one of its diameter with angular speed of 10 radian per second. The moment of inertia of the sphere about its tangent is x into 10 to the power minus 2 times its एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर में से एक डायमीटर वाली एक्सेस है और एक रेडियस यहाँ पर टेंजेंट वाली रेडियस है जो है एक्सेस है। तो डायमीटर वाली के अबाउट इसको घुमा रहे अपन 10 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो उसका और तो हमें एक रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रेशो निकालना है। टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो किसके साथ? एंगुलर मोमेंट के साथ। एंगुलर मोमेंट किसके अबाउट? जो डायमीटर है। तो चेक करते हैं कैसे किया जा सकता है। तो I1 जो है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली I1 क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है डायमीटर वाला I1 है ना, और इधर से जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारे पास I2। तो I1 हमारे पास है 2/5 mr²। I2 जो टेंजेंट वाला है उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और ये निकाल लेंगे। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अब लिखते हैं तो I1 इंटू ओमेगा लिख लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो हमें बोला गया है कि I2 डिवाइडेड बाई LCM एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर बताओ। तो इसका रेशो जब अपन लेंगे तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास बचेगी 10। जब अपन इसको पूरा सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास ये सिचुएशन निकल कर आ जाती है। ये सिचुएशन निकल कर आती है, पूरा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आएगी बच्चों? 35 निकल कर आएगी। तो ये रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के दोनों मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y इक्वल्स टू 10⁻⁻2 sin 2π और ऐसी कुछ इक्वेशन दी हुई है। हमें स्पीड ऑफ वेव बतानी। तो बच्चों स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो क्या होती है? x का ओमेगा डिवाइडेड बाई k। ओमेगा क्या होता है? x t के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, कोफिशिएंट ऑफ t होता है ओमेगा और कोफिशिएंट ऑफ x होता है k इन द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ से ओमेगा अपन ने लिया ये है ना, और x अपने पास 0.5 है। इसको सोल्व करेंगे तो 320 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। इसको किलोमीटर पर आर में बदलना था तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत आसान सा था। तो 1152 किलोमीटर पर आर ये हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगर आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया जरूर होगा। तो बढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने इसको शायद किया भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बताना है जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस पूरे डायग्राम का अगर अपन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ऐसे 4 ओम का दिया हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे का इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो करंट निकल जाएगा। अब जो करंट यहाँ आ रहा है, लेटेस्ट से जो आई करंट आ रहा है उसमें से कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो जो करंट यहाँ पर कितना होगा I1 वही हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो पैरेलल वाला मेथड लगाएंगे, उससे निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये देखो करंट यहाँ पे निकाला मैंने, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टोटल जो आया वो हमारे पास 8 ओम आया। तो करंट जब निकलेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो है ईएमएफ दिया हुआ है 8-4, जो कि एक अपोजिट ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर का अपने पास करंट आ गया। ये 0.5 एम्पियर ही करंट यहाँ जाके और इसमें जा रहा है। तो इधर जितना जाएगा, अब इधर कितना जाएगा वो अपन को चेक करना है। तो पैरेलल में करंट जो होता है वो इन्वर्स I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो I1 I2 किस रेशियो में आ गया? 1:1 डिवाइडेड बाई 3:1:6। सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? और अच्छा, I1 प्लस I2 कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। अभी हमने कैलकुलेट किया ही सही, क्योंकि यही तो आगे जाके डिवाइड हो रहा होगा। तो I1 की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.5, तो 1/3 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया 1/3 एम्पियर। और हमें क्या बोला गया था कि जो करंट है वो x/3 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द फ्लाइट। तो ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया जो प्रोजेक्टाइल करता है, तो 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पर यहाँ पर क्या है वो सेम हाइट पर था, यानी कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। तो कैसे दिया सकता है, यानी कि ये इस जगह पर और इस जगह की हाइट सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा वो है 3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा 5 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगेगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड बच्चों हो जाएगा। अगर ये 8 सेकेंड हुआ तो 8 सेकेंड हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम हमारे पास 4 सेकेंड हो जाएगा। अब अपन को तो क्या पूछा है इसने, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन की पूछी है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। t की वैल्यू अपन को पता लगी गई है, वैल्यू सारी पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाने वाली है 80 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू निकल कर आने वाली है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन में अगर कोई पॉइंट पता, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, क्या बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये कमेंट में ज़रूर करके बताना। और ये था हमारा 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।